Hello, everyone. I think we are good to go because we have crossed the limit of participants. So, a very warm good evening to everyone. The topic for today's session is lesson plan for 21st century learners. So, everybody is aware what lesson plan is now. By now, इतना time हमारा गुजर चुका है इस जगह पे कि lesson plan nothing new for us. Still, we will talk about what a little about, and that lesson plan is nothing but a detailed outline or a guide that teachers use to structure and organize their instructional activities for a specific class or room. वो एक प्लानिंग होता है जो टीचर्स क्लास शुरू होने के पहले करती है, जो उनको रोड मैप देता है, आउटलाइन करता है कि क्या टॉपिक्स कवर्ड होंगे, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा, क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी होगी, क्या रिसोर्सेज टीचर्स यूज करेंगे, असेसमेंट मेथड्स क्या होंगे, एंड जो पूरा सीक्वेंस होगा एक्टिविटीज का उस लेसन प्लान में मेंशन होता है. दिस इज नथिंग न्यू फॉर एनी टीचर, बट स्टिल एक ब्रीफिंग इसकी हमने दे दी. But now we are talking about lesson plan for 21st century. So the first question that comes to our mind is 21st century learners. Who are 21st century learners and why do we need to prepare a lesson plan for them now? So obviously this is in light of the new National Education Policy 2020, जो कि इस बात पे बिलीव करता है और पूरी पॉलिसी उसने इस बात पे बनाई है कि हमारे जो आज के बच्चे हैं, they are not the same as the kids of yesteryears. Their needs, their demands, potential, abilities, all are very different. And we need to understand who they are, what their needs are, so that we are able to deliver to them what they need. So that we are able to build up a nation जिसमें 21st century बच्चे होंगे और they will be not only surviving, they will be thriving और global shine करेंगे. तो ये हम तभी कर पाएंगे when we actually know who the 21st century learners are और उनको ये टर्मिनोलॉजी दी क्यों गई है 21st century learners की. So let's decode a little on 21st century learners. So 21st century learners हम लोग रेफर करते हैं वो स्टूडेंट्स और वो लर्न जो आज के एरा में ग्रो अप कर रहे हैं, जो आज के बच्चे हैं इन द करंट एरा में जो ग्रो अप कर रहे हैं, और वो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो आप है, इट इज मार्क्ड बाय रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. देयर इज नो डिनायल इन द फैक्ट दैट कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा साउंड है आज के बच्चे. ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा है आज की सोसाइटी में, जिससे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल अनअवेयर नहीं है, दे आर इनटू इट. एंड हमारी सोसाइटी की जो मांग है वो बदलती चली गई है. 21st सेंचुरी की मांग बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द यस्टर ईयर्स. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें केटर किस चीज को करना है अपने लेसन प्लान में, इन अलायंस टू द एनईपी एंड इन अलायंस टू द 21st सेंचुरी लर्नर्स. दीज लर्नर्स, इनके लिए हम लोग जो एक दूसरा शब्द यूज करते हैं वो है डिजिटल नेटिव्स, या फिर हम लोग इनको जेनजी भी आजकल आज के लैंग्वेज में इनको बोलते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा फेमिलियर, दे आर वेरी फेमिलियर एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी. डिजिटलाइजेशन उनके अंदर बहुत ज्यादा है, डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट से इनका कंफर्ट बहुत ज्यादा है. तो ऑब्वियसली दे आर अ लिटिल डिफरेंट. अगेन 21st सेंचुरी एनईपी रियलाइज 21st सेंचुरी लर्नर्स हैं वो कुछ ऐसे स्किल सेट पोजेस करते हैं या ऐसी कॉम्पिटेंसी पोजेस करते हैं जो कि प्रीवियस जनरेशन में नहीं थी, जो कि इस जनरेशन में ज्यादा देखी जा रही है. सो दे आर इनकरेज्ड. अब एनईपी बार बार एक चीज कह रहा है कि 21st सेंचुरी लर्नर्स को आप इनकरेज करें टू थिंक क्रिटिकली, to have higher order thinking skills, to think out of the box, to problem solve, to be creative and digitally literate. तो ये सारी जब हमें डिमांड्स पता है तो हम उसको सप्लाई कैसे करेंगे लेसन प्लान में, के ऊपर चर्चा करेंगे. और हमें बच्चे को इंगेज करना है ना सिर्फ रोट मेथड से, क्योंकि एनईपी ने बहुत बिग नो कहा है रोट मेथड एंड लेक्चर मेथड को. तो हम ये सारी चीजें उनके अंदर कैसे इनकलकेट करेंगे. We will try to make our pedagogy, our 21st century pedagogy, more of project-based learning, जिस पे based हो, interdisciplinary हो. अब ये सब words हैं तो बोल रहे हैं, but हम लोग इस सेशन में इसको decode भी करेंगे कि what these words and वो trickle कैसे करेगा lesson plan में. और whatever they are learning, whatever we are teaching to them, whatever the core concepts we are decoding to the children, they are able to apply in their real life. उसका real life application होगा.
जो भी बीएड अभी रिसेंट किए हैं या जो ने पास्ट में भी किया होगा, बीएड इज ऑल अबाउट कि आप जो भी नॉलेज गेन करते हैं, इट इज यू आर एबल टू अप्लाई इट टू रियल लाइफ। इसीलिए इंटरडिसिप्लिनरी भी इतना ज्यादा हाईलाइटेड है द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में। एडिशनली 21st सेंचुरी जो लर्नर्स होते हैं वो उनको वी वांट देम एंड वी एस्पायर कि वो बहुत अडेप्टेबल हो, बिकॉज अनप्रिडिक्टेबिलिटी का दौर है। वी आर प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर द अनप्रिडिक्टेबल फ्यूचर। तो उनका अडेप्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजिडिटी की कोई भी इट्स एन ऑब्सोलीट थिंग, वो चलेगा नहीं। वो आवर स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू सर्वाइव अगर उनका थोड़ा सा भी फिक्स्ड या रिजिड कोई सिस्टम हमने बिल्डअप होने दिया। They need to be flexible and they need to be lifelong learners. They can learning and they need to continuously update themselves with knowledge and skills to keep pace with the evolving of the modern world. हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आप बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि दे आर कंप्लीटली अलर्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ये हो नहीं सकता क्योंकि ब्लिंक ऑफ आई में चीजें बदल जाती हैं दुनिया में। तो दे नीड टू बी वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट, वेरी विजिलेंट, वेरी वेरी अलर्ट। तो दीज आर 21st सेंचुरी स्किल्स दैट वी नीड टू इनकलकेट इन द स्टूडेंट्स। हमें पता है कि हमें ये सारी चीजों को डालना है, बट हम लेसन प्लान कैसे ऐसे बनाएं कि ये सारी चीजें ट्रिकल करने लगे क्लासरूम में भी। उनको कल्चरली अवेयर करें कि बिकॉज एनईपी इज ऑल अबाउट बीइंग प्राउड, बीइंग वेरी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन इथॉस एंड कल्चर में आपको प्राइड लेना है। तो इसका भी आपको ख्याल रखना है कि आपके एनईपी अलाइंड जो लेसन प्लान आप बनाते हैं 21st सेंचुरी लर्नर्स के लिए, उसमें कल्चरल जो अवेयरनेस है वो भी बच्चों को हो। जैसे कि आज ही हमने योगा डे भी सेलिब्रेट किया, तो हमें पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली आवर कल्चर इज। एंड ग्लोबल सिटीजन जो कि नेविगेट कर पाए डाइवर्स पर्सपेक्टिव, उनका कोई एक ब्लिंकर लगा हुआ पर्सपेक्टिव नहीं हो, डाइवर्स पर्सपेक्टिव हो। एंड दे शुड बी एबल टू एंटरटेन ऑल काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, और अपने बिलीफ सिस्टम को भी वो स्ट्रॉन्ग रखें, बट दे शुड हैव एन ओपननेस टू एक्सेप्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज वेल। और इतने कोलैबोरेशन के स्किल्स उनके अंदर होने चाहिए कि वो इस वर्ल्ड में कनेक्टेड रहें, कि उनको पता हो कि कनेक्टेड क्या होते हैं वर्ल्ड से होना। बिल्कुल भी एक रूम में बंद होकर के जीना अब पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू बी कनेक्टेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जहाँ पे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव सब कुछ आपको, यू शुड बी एंडाउड विद व्हाट इज हैपनिंग। यू नीड टू बी विजिलेंट। There's somebody in the chat box saying that I'm not audible and you cannot see me. Is nobody see me? Just reply in the chat box. Am I audible or not? Audible? Yes, ma'am, Visible you're or not? audible. And visible also? Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So अब हमने 21st it's okay, yeah, I'm audible and visible, thank you so much. So 21st century learners का हमने definition समझ लिया कि ये होता है, which is very different from the previous system. तो जब डेफिनेशन समझ में आ गया कि अच्छा ये होता है 21st सेंचुरी लर्नर, जो कि एनईपी के हिसाब से हमें इनके अंदर 21st सेंचुरी स्किल सेट अब डालने हैं, तो हम एक लेसन प्लान कैसे बनाएंगे कि ये सारी चीज उसमें ट्रिकल होने लगे। सो एक और चीज जो हम लोग लेसन प्लान पे आने से पहले एक समझते हैं कि एनईपी जो एक लेसन प्लान बोलता है बनाने के लिए, उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं। ये एनईपी के कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप अगर लेसन प्लान में नहीं भी है, बट आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए कि आर वी ऑन द सेम पेज और नॉट, बिकॉज देयर इज नो वी कैन नॉट ओवरलुक द पॉलिसी नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। सो अगर किसी पॉलिसी को हमें आज नहीं तो कल इम्प्लीमेंट करनी ही है, तो हमें पता होना चाहिए कि पीछे वो बोल क्या रही है। सो these are some points जो कि बिल्कुल हर आपको दिखेंगे, और if you take it while, so that even when you're talking in the class to the kids, these points should be at the back of your mind कि okay, we have to work along these lines. So थोड़ी सी it's okay if you cannot see me, if you can hear me it's fine. तो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर बीएड अभी रिसेंटली किया है, कुछ साल पहले किया है, तो हम लोग एक्रोनिम से याद करते थे कैप। इसी कैप से याद रखिएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट को। कोई भी बच्चा सिर्फ इंटेलेक्चुअली शार्प है और कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर के पैमाने पे हमें देखना है, बच्चा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है बट एफेक्टिव और साइकोमोटर पे नहीं कुछ कोप कर पा रहा है, उसकी डिजायर्ड नहीं होगी। सो वी हैव टू सी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, जहाँ पे बच्चे का कॉग्निशन, उस इमोशन, उसके साइकोमोटर, तीनों चीजों का हम ध्यान दे पा रहे हैं।
देन देयर इज अडॉप्ट एक्टिव लर्निंग. ये टर्म बार बार आता है कि एक्टिव लर्निंग. व्हाट एग्जैक्टली इज एक्टिव लर्निंग? This is nothing. These are just big terms with a very simple meaning. This is move away from traditional lecture-based teaching and incorporate active learning strategies. जैसे कि जिसमें आप इन्वॉल्व करते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी में, कि तुम करके देखो. अगर सॉल्युबल इनसॉल्युबल का चैप्टर है तो तुम नमक और पानी को मिला के देखो, या चीनी या पानी को मिला के देखो, सैंड या पानी को मिला के देखो. व्हाट इज दिस? दिस इज हैंड्स ऑन. वेरी सिंपल, बट द टर्म, देयर इज अ टर्म फॉर इट. देन यू कैन डू ग्रुप वर्क. आप ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं क्लास को, या आप डिस्कशन मेथड में चले जाते हैं, या एक प्रोजेक्ट दे देते हैं. तो ये क्या होता है, ये एक्टिव लर्निंग हो जाती है, जहाँ पे रोट लर्निंग से आपको थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि आप एक ही तरीके के पैटर्न पे सदियों नहीं पढ़ा सकते हैं. और आज के जो बच्चे हैं, वी आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ बहुत सारे मल्टीपल सोर्स बच्चों के पास हैं, तो वो हमें अपडेटेड रहना है, सो दैट वी आर वन नॉच अप इन फैसिलिटेटिंग दिस प्रोसेस. तो आप बिल्कुल एक्टिव लर्निंग बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलती है. देन इट सेज कि प्रमोट मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग. एनईपी इनकरेजेस अ लॉट मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट, जहाँ पे बच्चे को डिफरेंट सब्जेक्ट के बीच का कनेक्शन होता है, और वो नॉलेज अप्लाई कर पाता है रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में. फॉर एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल एग्जाम्पल दैट आई वांट टू गिव, कि अगर कोई चैप्टर है इंग्लिश में, पोएम है कोई सन पे, और बच्चा सोशल साइंस ईवीएस में भी सन के ऊपर कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है, तो पहले क्या होता था कि आप सोशल साइंस को या इंग्लिश को अगर आप कुछ मिलाने की कोशिश करते तो वो अलाउड नहीं था, मार्क्स कट जाते, डांट पड़ती. बट एनईपी कहता है कि अगर रियल वर्ल्ड में कनेक्टेडनेस बच्चे को समझनी है चीजों की, तो ये समझना है कि सन इज सेम. यहाँ पे उसकी एक मेटाफोरिकल कॉनोटेशन है, एक लिटरल कॉनोटेशन, एक तरफ उसका फैक्चुअल कॉनोटेशन. लेकिन बात सन की ही है. लिटरेचर में इट हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन, फैक्चुअल में उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है. सो दिस काइंड ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन जो पहले हुआ करता था, तो उसको थोड़ी सी लीनियंसी दी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में. ये एज टीचर्स हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके की लीनियंसी इसमें दी गई है. उससे क्या होता है कि बच्चे का जो नॉलेज होता है वो ज्यादा इन डेप्थ होता है, ज्यादा उसका पर्सपेक्टिव वाइड होता है. वो कंपार्टमेंटलाइज करके चीजों को ब्लॉक्स में नहीं देखता है, तोड़ के नहीं देखता है, वो सारी चीजों को एक बड़े फिलॉसफी के साथ उसके फैक्ट्स को भी समझता है. इनहैंस डिजिटल लिटरेसी, देयर इज नो डिनाइंग, देयर इज नो गोइंग बैक. हम लोग कितना भी ना पसंद करें को, अब सारा नहीं, दैट एवरीबडी नोज. जिसको नहीं भी आता था उसे भी सीखना पड़ा, और कुछ लोग जो नए सीखे हैं वो पुराने लोगों से जिन्हें आता था उनसे बेहतर कर रहे हैं. सो डिजिटलाइजेशन आपको करना है, जहाँ पे बच्चे को आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिटीजनशिप, ऑनलाइन कोलैबोरेशन जैसी चीजों को भी मद्देनजर पे बिल्कुल रखना है आपको. देन कल्टिवेट लाइफ स्किल्स. नो मैटर बच्चा टॉपर है, डिबेटर है, बहुत अच्छा ओरेटर है, लाइफ स्किल्स नहीं है, रिजिलियंस नहीं है, कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है, तो एकेडमिक एक्सीलेंस क्वेश्चनेबल हो जाता है. दैट इज अगेन इन डिटेल वी विल सी हाउ इट कम्स इनटू द लेसन प्लान, बट ये इसका ब्रीफिंग है. कल्टिवेट एथिकल एंड मॉरल वैल्यू. सीबीएसई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करती है एथिक्स एंड इंटेग्रिटी पे, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों नीड पड़ती है. हमेशा ये देखिए कि एथिक्स एंड इंटेग्रिटी पे सीबीएसई क्यों सीबीपी करती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे देयर इज अ डिक्लाइन इन एथिक्स एंड इंटेग्रिटी. इस स्टैंडर्ड पे कमी है सोसाइटी में. एनईपी ने रिकॉग्नाइज किया है कि एथिक्स एंड मोरालिटी की कमी है सोसाइटी में, और अगर हम बच्चे को फाउंडेशनल स्टेज से नहीं सिखाते हैं तो बड़े होकर सिखाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. तो बिल्कुल फाउंडेशनल स्टेज एनसीएफ 2022 आया है, वहां से राइट फ्रॉम देयर दे आर ट्राइंग टू इंजेक्ट such values into the system. Then extension and enrichment activities. Very simple, teachers might be doing it. I'm sure you all are doing it. कि आपने एक जो स्कूल की टेक्स्ट बुक तो बच्चे को पढ़ाया, बट वॉट एवर एडिशनल इंफॉर्मेशन यू हैव फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस बुक, फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स, वॉट एवर एक्सटर्न एक टॉपिक पे आपको जहां जहां से इनरिचमेंट है. अगर आपकी टेक्स्ट बुक में लोअर ऑर्डर थिंकिंग पर ही वो चैप्टर आधारित है, तो आपके पास अगर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर वर्कशीट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप जरूर वो बच्चे को उसके साथ एक्टिविटी में दें, ताकि उनको नॉन कोर कॉन्सेप्ट तो डिकोड हो ही रहा है, बट उनको एक्सटेंशन भी इंफॉर्मेशन का, इनरिचमेंट भी हो उनके इंफॉर्मेशन का. सो दीज आर वेरी जेन्युइन पॉइंट्स दैट इज कमिंग अप.
देन कंसिडर लोकल कॉन्टेक्स्ट, बच्चों को अपने लोकल लैंग्वेज, अपने लोकेलिटी, अपने ग्राउंड्स, अपने जेनेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यू नो हमें अपने बारे में, सेल्फ अवेयरनेस इज वन स्किल जो एनईपी बार बार कह रहा है कि होने के बारे में पहले पता होना चाहिए कि हु वी आर, एंड देन यू नो विल बिकम सिंपलर फॉर अस। those teachers who are part of preschool or class 1 to 3, NCF 2022 में एक पॉइंट है कि आपको इमीडिएट इन्वायरमेंट के आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वही इमीडिएट इन्वायरमेंट आपका प्रीवियस नॉलेज बनाता है स्कूल एजुकेशन में जाके। तो आपका जो जो इमीडिएट इकोलॉजी है उसकी पकड़ होनी चाहिए, वो ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि हम कहाँ से आते हैं, हमारा जेनेसिस कहाँ है, हमारा गांव कहाँ है, एंड दे आर वेरी रूटेड टू फ्रॉम वेयर दे कम, एंड देन you have to reflect and improve. Obviously reflection and improvement के अलावा moving forward would be dangerous. So ये इसका एक लेसन प्लान का आप पीछे का समझ लीजिए कि बेस वर्क है। और जब भी आप लेसन प्लान बनाए तो आप जरूर देखें कि ये सारे पॉइंट्स सारे पॉइंट्स शायद एब्सोल्यूट कवर करना मुश्किल हो जाए, बट मेक श्योर कि दीज पॉइंट्स आर देयर, यू नो इमोशनल टैंजेंट पे, कॉग्निटिव पे, साइकोमोटर पे, रोट लर्निंग से थोड़ा सा अलग, मल्टीडिसिप्लिनरी, डिजिटलाइजेशन, एवरीथिंग, यू नो bit of everything you are doing, and you know concocting a very beautiful lesson plan. So by the end of this session you will have an understanding of preparing a lesson plan in accordance to the 21st century learners, जहाँ पे आप prior knowledge तो सब कोई जानता होगा कि prior knowledge क्या होता है, but prior knowledge भी हम लोग ठीक से एक बार देखते हैं, brush up हो जाएगा। Then we will talk about learning objective, value based objective, relevant teaching aids, educational methodologies, appropriate learning activities, assessment and reflection. So let's begin. So we'll be step by step, baby steps we will take so that there's no problem. Simply and easily we will understand. So previous knowledge. Previous knowledge क्या है? वो knowledge जो बच्चा लेकर के आता है आपके क्लास में। इसीलिए ये पॉइंट जो आपने लास्ट देखा कि बच्चे को अब लोकल कॉन्टेक्स्ट, जितना बच्चा अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट को, अपनी इमीडिएट इकोलॉजी को डालेगा, उतनी तगड़ी वो प्रीवियस नॉलेज आपके क्लास में लेकर के आएगा। यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, द एंटायर थिंग, यू डोंट हैव टू टीच, बिकॉज द चाइल्ड इज एंडाउड इनफ राइट फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज कि ओके ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज। एक गिफ्ट होता है जो बच्चा आपकी क्लास में लेकर के आता है, जो बच्चे को ऑलरेडी पहले से पता होता है। क्लास 1 का बच्चा है तो यूकेजी में क्या किया, नर्सरी का बच्चा है तो प्ले स्कूल में क्या किया, स्कूल का बच्चा है तो घर में क्या किया। अगेन बीएड इकोलॉजिकल, जो ब्रूफेन ब्रेनर की थ्योरी है वो इकोलॉजी के ऊपर ही है। जिन्होंने भी बीएड किया है उन्हें पता होगा इसके बारे में कि इकोलॉजी या इमीडिएट एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जस्ट अ मिनट, ये अगर आपके बच्चे को प्रीवियस नॉलेज अच्छे से पता है तो आपका नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा ये आपको पता चल जाता है कि ओके यू जस्ट हैव टू ब्रश इट अप, यू हैव। और अगर प्रीवियस नॉलेज उसका उस टॉपिक पे ठीक नहीं है, सो यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। तो प्रीवियस नॉलेज ही आपका आइस ब्रेकर होता है कि आप आगे का सेशन आपके लिए कैसे होगा। इस सेशन में आप बहुत बार क्या होता है, जब प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चंस बच्चे के लिए पूछते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे को काफी मिसकॉन्सेप्शन है उस टॉपिक के बारे में। तो ये एक point for this conception को भी आइडेंटिफाई करते हैं, you address them and you tell them the correct thing. So this is a very important point, क्योंकि बच्चे जो previous knowledge में लेकर के आए हैं उसमें सब varied backgrounds से आए हैं, तो सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। So जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है वो भी previous knowledge में आप डिटरमाइन करते हैं कि आपको नेक्स्ट आपको कैसे लेना है और आपको इसमें किस तरीके का अप्रोच लेना है, इन डेप्थ लेना है, शॉर्ट में समझाना है, आगे कैसे मूव ऑन करना है। फिर है सो यू अप्रोच विल बी विल नीड कि कैसे, फॉर एग्जांपल वी हैव गिवन एन एग्जांपल कि अगर आप बच्चे को अर्थ पढ़ा रहे हैं तो उसको सोलर सिस्टम की जानकारी पहले से होनी चाहिए, तभी आप उसको बताएंगे कि अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द इन द सोलर सिस्टम। सो इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप उससे पूछ सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्विज, यू फ्रेम सम क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज, एंड उन क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा अभी where does he stand. The important point, and this is the most important point of a lesson plan, is learning objective. ये फाउंडेशन है आपके लेसन प्लान का। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जब क्लास में किस एजेंडे के साथ इंटर कर रहे हैं, दैट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यू नो आपकी क्लास में एक यू नो दिस कंप्लीट डार्कनेस इन योर रूम, एंड आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब अटेन कर लेते हैं तो देयर इज एब्सोल्यूट लाइट and brightness in the room. This is, you know, how philosophically I can interpret. So this is the foundation कि अगर आज you have to teach chapter on plant,
सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि आप ये सारे चीज जो हैं वो आप इनको पढ़ाएंगे. Make sure that whatever the objective is, that is written on the top of the board, so that the kids are in complete alignment to what you are saying. They whatever words that are coming to you, and whatever you are uttering, they are matching the object you're saying, so that everything is in line. So many a time they enter the class, they write the learning objective at by the end of the session you will be able to, like I did in my session. मेरा session का objective क्या है कि by the end of this session you should know कि lesson plan क्या होता है for first century learners. For that you need to understand first century learners आता कहाँ से, ये word कहाँ से आता है और ये क्यों हमें बनाना है. So that objective, if that is attained, so your lesson plan is a complete success. So the foundation of your lesson plan is the learning objective. ये क्या होता है, इसको और अच्छे से अगर हम समझने की कोशिश करें, it provides a road map. ये टीचर्स को रोड मैप देता है, जैसे हम नक्शा देते हैं या किसी को दैट थिंग वी गिव ऑन द नेट लोकेशन, तो वो बताता है कि किस रास्ते को हमें पकड़ना है. सो दैट इज इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप टू टीचर्स, एजुकेटर्स, कि उन्हें आगे क्या टीचिंग करनी है, क्या क्या असेसमेंट उनको किस तरीके का करना होगा जिससे ये ऑब्जेक्टिव जो दैट it is attained. And they also have to ensure that learners are progressing towards the desired. हमें पता ही नहीं होगा डेस्टिनी के बारे, ये डेस्टिनेशन के बारे में, तो हम रोड मैप कैसे बनाएंगे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस सेशन में हमें क्या अटेन करना है ताकि जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो दिखने लगे. सो ऑब्जेक्टिव इज टू अटेन द आउटकम, इज द लिंचपिन, द फाउंडेशन ऑफ योर लेसन प्लान. और ये क्या हेल्प करता है, ये दोनों को हेल्प करता है, ये टीचर को भी हेल्प करता है और स्टूडेंट को भी हेल्प करता है, क्योंकि you establish clear expectation ki what is expected out of the students and what I am here for today. So you two are on the same page. anarchy class में नहीं रहेगी कि बच्चे को नहीं पता है कि टीचर जो है वो हासिल क्या करना चाहते हैं. So they help establish clear expectation and they enable to track their own progress and achievement. In the process, the student also understands ki acha, the ma'am is trying to attain this or sir is trying to attain this, and I'm here, I'm somewhere here, the point where we are talking. सो अपना खुद का प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट भी बच्चे जो होते हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अगर उनको पहले ही से आपने सेट आउट कर दिया है क्लास में तो वो बच्चा समझ पाता है. नाउ लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता क्या है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटलाइन करता है नॉलेज. इफ यू आर टीचिंग अ चैप्टर ऑन माय फैमिली, तो जो कोर कॉन्सेप्ट है फैमिली का वो बच्चे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. दैट इज अंडरस्टूड एनीवेज. अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेड आउट ऑफ स्टूडेंट्स. अब आप बच्चे से क्या चाह रहे हैं कि उस फैमिली के बारे में वो समझे, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका पर्सपेक्टिव क्या होना है, ये भी बच्चे को पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली ट्राइंग टू अटेन फ्रॉम द चाइल्ड. ओके, एंड देन प्लस व्हेन इट इज अलाइंड टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप जरूर देखें कि यू आर एबल टू इंजेक्ट वन स्किल ऑल्सो along with teaching. In every subject, in every chapter, there is one skill that you can always give. There's one learning outcome that you can always attain. For that also in published books on learning objective, जहाँ पे आपको learning objective और learning outcome हर subject के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से clearly define कर दिया. इसलिए आप NCERT की वो अगर site learning outcomes के ऊपर बहुत अच्छी एक है जिसके ऊपर सारे subjects के हिसाब से learning outcomes उसमें defined है. So what are you expecting by the end of this lesson to attain the child? The knowledge, the understanding and plus a skill. अगर ये तीन चीज आपने अटेन कर ली है लास्ट में, इसका मतलब आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था. तो ऑब्जेक्टिव जब आप सेट करते हैं, यू नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कि दिस इज व्हाट यू आर वांटिंग फ्रॉम द चाइल्ड. ओके, थोड़ी सी बारीक सी बात है, बट एवरी पैशनेट एजुकेटर, वी आर ऑलरेडी डूइंग इट. The NEP is just outlining and making it more clear by making it, structuring it. Now this will make your point more clear. अब इसमें एक water के ऊपर chapter है. तो इसमें कैसे अगर आपका जो lesson plan होता है उसमें ब्लॉक होता है जिसमें previous knowledge आपको समझा दिया. अभी by the end of this lesson, students will be able to describe the water cycle
and explain the processes of evaporation, condensation and precipitation. ये आपका learning objective. अब आपने बोर्ड पे ये लिख दिया कि students will be able to describe. आपको ये देखना होगा कि by the end of this lesson बच्चा डिस्क्राइब कर पा रहा है कि नहीं, एंड एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं. ये these are, and don't be very ambitious while setting learning objective. कभी भी ambitious कि इतनी सारी चीजें वो कर, उतना ही बनाइए जितना कर पाएंगे. कि हम लोग कहते हैं ना स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. Some people are telling me to show me the sample of a lesson plan. I will do that in my next session for sure, because I have a sample of this lesson plan. I will do that in the next session whenever I take it. It will really help you all. So just try to understand today and you'll be able to make it. If not, I'll surely circulate this lesson plan to you all. Okay. So the learning objective specifies what students should learn. क्या expected है, जैसे हमने पहले भी कहा. तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, स्पेसिफाई करते हैं कि वाटर साइकिल, उसका प्रोसेस बच्चा समझ जाएगा, एंड व्हाट दे शुड बी एबल टू डू विद दैट नॉलेज, और इस नॉलेज से वो रियल लाइफ में क्या करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने सिखा दिया और उसका रियल लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, तो फिर उसने स्कूलिंग क्यों की, फिर वो स्कूल एडुकेटेड नहीं है. तो आप उसका सिग्निफिकेंस जरूर रियल लाइफ से कर दीजिएगा कनेक्ट. लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स अ क्लियर टारगेट फॉर बोथ द एडुकेटर एंड द स्टूडेंट. बिल्कुल क्लियर टारगेट है कि ये अटेन करना है. एम्बिशियस बिल्कुल मत होइएगा कि बहुत ज्यादा कुछ अटेन करना है, क्योंकि बच्चे का कॉग्निशन आपके जैसा नहीं है, इतनी आगे की थिंकिंग वो नहीं कर पाएगा. तो उसके ही हिसाब से एज एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी सेट करना है. ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लियर टारगेट जब सेट कर देता है तो टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी थ्रू आउट द लेसन ईजी हो जाती है. ओके, आई होप लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज क्लियर नाउ. Still, I will tell you one more thing. Now this appears to be a little intimidating, but this is Bloom's taxonomy. Don't be scared of it. ये हर मर्ज की दवा है. तो अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आप एम्बिशियस ना हो, इसका भी यहीं पर है. ये जो 3 लेवल है नीचे से अगर आप देखेंगे, रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, दीज आर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल अचानक से हायर ऑर्डर पे चले जाएं. आपको बच्चे का ग्राउंड वर्क पहले स्ट्रॉन्ग करना है, देन यू हैव टू टेक देम टू द हायर ऑर्डर. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जब सेट करते हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू. तो अगर बच्चा अभी रिमेंबर के लेवल पर है तो आप पता है किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स डालेंगे. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेल, शो, लिस्ट, साइट, आइडेंटिफाई. अभी वो रिमेंबर ही के लेवल पर है, इसलिए आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव नीचे वाले लेवल पे है. जहां आपको लगता है कि बच्चे ने ये सारी चीजें कर ली, यू टेक देम टू द अदर लेवल. नाउ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन, इंटरप्रेट, आउटलाइन, प्रिडिक्ट, डिस्टिंग्विश. ये क्या हुआ, एक इसके ऊपर चला गया. नाउ एप्लीकेशन. अब जब एप्लीकेशन के लेवल पर आ गया, बच्चे ने नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन कर लिया है, तो आपका क्या वर्ड्स होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इलस्ट्रेट, एग्जामिन, कैलकुलेट, अप्लाई, ट्रांसलेट. क्योंकि बच्चा अब बेसिक काम कर चुका है, अब वो और डिफरेंस ऊपर हायर जा रहा है. ठीक है, तो आपको बच्चे को ये जो ऊपर ले जाना है ना, बिल्कुल धीरे धीरे ले जाना है, बेबी स्टेप्स में ले जाना है. बिल्कुल भी एम्बिशियस मत होइएगा कि अचानक से कुछ करा दिया, कि बच्चा का जो गैप्स हो गया, लर्निंग गैप्स नहीं क्रिएट होने चाहिए कि बच्चा रिमेंबर से सीधा एनालाइज कर रहा है. नहीं, बच्चा रिमेंबर के बाद अंडरस्टैंड करेगा, अप्लाई करेगा, फिर एनालाइज करेगा. उससे क्या होता है, लर्निंग गैप्स नहीं होंगे, कहीं भी उसके नॉलेज में कहीं भी छेद नहीं होगा. बिल्कुल वो स्ट्रॉन्ग कोर कॉन्सेप्ट के साथ उस टॉपिक को तोड़ेगा. फिर आप बच्चे को ले जाते हैं सिंथेसिस के लेवल पे, जहां पे आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या सेट करते हैं, students will be able to create, combine, build, develop, produce, and the last is जहां पे बच्चा खुद से create करता है. आपने जो नॉलेज उसको दिलाई थी, रिमेंबर, अंडरस्टैंड कराया था, अब वो बच्चा जो है खुद से ही जज कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, रेट कर रहा है, अप्रेस कर रहा है, एसेस कर रहा है, क्योंकि आपने उसको क्रिएशन की लेवल पे ले गया, विच इज द हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल. एंड किड्स दे डू इट, दे डू अ लॉट ऑफ इनोवेशन, दे मेक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट. जो आपने नॉलेज उनको दी थी, अगर आपने टाइम बनाया, टाइम के बारे में पढ़ाया था क्लास में, तो अब बच्चा खुद से बैटरी लगा के क्लॉक बना रहा है, फंक्शनल कर रहा है. फंक्शनल वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर्स बच्चे बना लेते हैं, क्योंकि अब उनको इतनी पकड़ हो गई इस चीज पे कि दे आर एबल टू क्रिएट. So this is what it is. Very simple. This is, there is nothing very big about it. But Bloom's taxonomy आपको help करता है learning objective appropriate set करने में. Let's move to the next slide. ये teaching aids. So पहले क्या होता था, जब हमें lesson plan मिलता था बनाने के लिए, honestly सबसे पहले यही लिखते थे टीचर्स, ग्लोब, ब्लैक बोर्ड, चौक. ये चीज सबसे पहले लिखते थे. बट एनईपी ने बोला कि ये नहीं काम करता है, ये आज के बच्चों के लिए नहीं काम करता है.
तो जैसे पिज्जा की पहचान क्या चीज से होती है, उसकी टॉपिंग से होती है। जो भी पिज्जा का नाम पड़ता है, उसका टेस्ट आता है, उसकी टॉपिंग से होता है। तो आपका भी जो लेसन प्लान की पहचान जो होगी ना, वो आपके टीचिंग एड्स और रिसोर्सेज से होगी। See, I cannot speak louder than this. This is my highest voice, else I have to shout. There are some people who are saying that I'm very low on my voice. This is my maximum. Actually, we are more than 3,400 people here. That's why I think there's some problem with the voice. They're not able to, balance it. I'll try to be loud. For many people, they have asked me for a lesson. I will, some people are saying I'm enough loud. Okay. So there's some problem with your network. Many people ask me to share a lesson plan on this. Next session, whenever I'm taking it, that lesson plan will come to you. No, that's a promise. So now let's talk about teaching aids and resource. I will give you a very small example. In ये CBSE में एक chapter था, the Diary of Anne Frank. Yeah, they might have network problem. Thank you so much. So Diary of Anne Frank जिन्होंने पढ़ी है, वो एक जीव बच्ची की कहानी है, 13-14 साल की, जिसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। बट जब तक वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाने वाली थी, उसने एक डायरी मेंटेन की थी। तो ये 9th या 10th के बच्चों को पढ़ाना था। तो 9th और 10th के बच्चे भी उसी एज ग्रुप के होते हैं जिस एज ग्रुप की एन फ्रैंक थी। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल देम अबाउट एम्पैथी, दैट हाउ इंपॉर्टेंट एम्पैथी इज। कि आपके ही एज की एक बच्ची ने इतना सफर किया, इतनी हेल्पलेसनेस देखी, इतने पैरानोया से गुजरी और एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में गई। बट यू नो हाउ किड्स इन 9th and 10th आर, दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। सो आई वाज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि कैसे इन लोगों को पढ़ाया जाए कि ये लोग समझें कि इनकी ही एज की एक बच्ची ने क्या क्या फेस किया है। So, thank you so much, sir. I can read the chat. So, अब एन फ्रैंक की कहानी इतनी क्रिटिकल और इतनी ट्रेजेडी से भरी हुई थी दैट आई रियली वांटेड कि बच्चे उसको फील करें। बट जो बच्चे थे उनके अंदर इतना डिस्ट्रैक्शन था दैट दे वर नॉट एबल टू फोकस। सो हुआ क्या, आई केम अप विद एन आइडिया, आई केम अप विद अ टीचिंग एड। आई थॉट, जिसको फ्लिप्ड क्लासरूम आजकल कहते हैं, आई थॉट कि इनको एक पहले मूवी दिखा दी जाए डायरी ऑफ एन फ्रैंक पे, क्योंकि जब तक ये मूवी नहीं देखेंगे, जब तक ये वो ट्रेजेडी नहीं देखेंगे, ये वो ब्रुटैलिटी नहीं देखेंगे, मेरी बात में वो बात नहीं आएगी। सो आई आस्क्ड देम टू वॉच एवरीबॉडी एंड मेड श्योर कि इतना हमने फियर क्रिएट किया कि दे वॉच दैट मूवी। द नेक्स्ट डे व्हेन दे केम, देयर वाज एब्सोल्यूट सीरियसनेस एंड साइलेंस इन द क्लास, बिकॉज बच्चों ने सिर्फ एन फ्रैंक की बेबसी, मजबूरी, पैरानोया, डर, एक खौफ नहीं देखा था, उन्होंने फैक्ट्स भी सीखे। उन्होंने सीखा कि यूरोप में जो why was Hitler doing what he was doing, what was World War II, what is Gestapo, the German police, what is Holocaust, कैसे Holocaust में जाने के पहले ट्रीट किया जाता था। So now complete knowledge है उनको of everything. So क्या हुआ, इससे क्या बेनिफिट हुआ मेरे लिए, इसका बेनिफिट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसका बेनिफिट ये हुआ कि उनके लिए इंटरेस्टिंग बना, उनके लिए सिंपल बना, मेरे लिए भी सिंपल बना। इट बिकेम इफेक्टिव और इजियर हुआ मेरे लिए टू टीच इवन द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, जहां पे मेरे को उनको एम्पैथी, कंपैशन, ब्रूटैलिटी, फियर, पैरानोया, एवरीथिंग आई वाज ट्राइंग टू टीच देम थ्रू अ लेक्चर, दे वर एबल टू सी इट, एंड नाउ व्हेन आई वाज स्पीकिंग दे वर एबल टू कोरिलेट टू व्हाट हैज हैपेंड। ओके, नाउ उसने मेरा बहुत सारा टाइम बचाया। टीचर्स का टीचिंग एड जो होता है टाइम बचाता है, और जो टॉपिक को आपको काफी टाइम लगता, बहुत सारे पीरियड्स लगते समझने में, वो टाइम भी आपका कम हुआ। बच्चों की टेंडेंसी होती है कि कोई भी चीज जो ऑडिटरी होती है वो भूल जाते हैं, बट व्हेन यू मेक इट विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, इट रिमेन्स एज्ड योर माइंड। दैट दिस हैपेंस विद अस। हमने आज से 20-25 साल पहले कोई मूवी अगर देखी होगी, हम आपके कौन, एवरीबडी नोज कौन से सीन के बाद कौन सा सीन आएगा। So that is how the brain works. तो जब adults के साथ ऐसा है तो बच्चों के साथ भी ऐसा है, and it remains in depth. That knowledge remains in depth. So when they watch this movie on the Diary of Anne Frank, उनके पास in depth understanding हुई कि historically what happened, and the feelings and everything that was very very clear to them. अब उसमें क्या होता है, एक्यूरेसी आई। शायद मेरे बोलने में कुछ फैक्ट्स इधर से उधर होते, शायद कुछ क्लैरिटी नहीं आती, बट में उनको क्या एक्यूरेसी आई कि फ्रैंकफर्ट कहाँ पर है, जो एम्स्टरडैम कहाँ पर है, गेस्टापो जो होती है वो किस तरह का कपड़ा पहनती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से लोग कितना डरते थे।
So these kind of things that it came to everyone. I know my PPT is not visible. Some people are saying maybe the font because of some, but I'm reading my PPT, so don't worry. Then speed maintained है, speed maintained है, प्लस विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि मेमोरी में ज्यादा दिन स्टे करती है और लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करती है. सो यू शुड बी वाइज एनफ टू सिलेक्ट अ टीचिंग एड. जो भी पैशनेट टीचर है एंड हुएवर टीचर्स विद अ लॉट ऑफ पैशन, यू नो कि ये मेरा टीचिंग एड से ना मेरे जो सेशन है 4 चांद लग जाएगा. सो बी वेरी वेरी वाइज इन चूजिंग योर टीचिंग एड एंड रिसोर्स. Now I'll go back to one of my slides जिसको पर आ गए थे पीछे. हाँ, काइंड ऑफ टीचिंग एड्स. तो देयर आर 5 काइंड ऑफ टीचिंग एड्स, जिसमें बुक, ब्लैक बोर्ड, पीरियोडिकल्स जो है जिसको ट्रेडिशनल हम लोग टीचिंग एड कहते हैं. फिर विजुअल एड जिसमें पोस्टर है, पोस्टर भी दिखा सकते हैं. अभी आपने इंटरनेशनल मूवमेंट का एक बढ़िया सा पोस्टर बच्चों को दिखा दिया जिसमें गांधी जी हैं जो चरखा चला रहे हैं, या फिर वहां पे स्वदेशी गुड्स के बारे में होता है, या फॉरेन गुड्स का बर्निंग आप दिखा रहे हैं. तो उस तरह से क्या होता है, बच्चे के माइंड में एक इमेजरी क्रिएट हो जाती है कि अच्छा. या फिर आप कोई कोटेशन बच्चे को पढ़ा देते हैं, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. तो व्हाट डू यू मीन. तो ये इससे क्या होता है, टीचिंग एड से क्लास इन लिव इन हो जाती है, क्लास में जान आ जाती है. देन मैकेनिकल टीचिंग एड बहुत बड़ा हेल्प है, जहां पे आप फिल्म स्ट्रिप, यूट्यूब वीडियोस, स्मार्ट क्लास वेरी नाइस, मोशन पिक्चर्स, or even you can take them to science center, you can take them to museum, jahan pe agar if you're trying to teach them about ye planets and everything, asteroids, तुरंत में बच्चा डिकोड कर लेगा. क्योंकि आप कितना भी मेट्रोइड्स बोलते रहेंगे लेक्चर मेथड में, जब अगर साइंस में उसने 3D का मूवमेंट देख लिया, आपका टाइम, एक्यूरेसी, गुड स्पीड, इंटरेस्ट, सिंपल, एवरीथिंग विल बी अटेन्ड by only going to that place. If that is tough, just go through, just show them a video on YouTube. But be very very vigilant while showing them YouTube video. पहले खुद पूरा YouTube वीडियो देख लें तभी बच्चे को प्रेजेंट करें, because many times YouTube videos भी जो होते हैं they you know they do not guide us correctly. So always watch it before sharing it with the kids. Visual material क्या होता है, ऑनलाइन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, टैबलेट चार्ट, you know मैथमेटिक्स, कंप्यूटर वगैरह में you can use. This point we have dealt with. Now this value based objective, you know I always say that this is the showstopper of the lesson plan. क्योंकि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं अर्थ पे, सोलर सिस्टम पे, फैमिली पे, इंटरनेशनल मूवमेंट पे, तो इतनी अकल we have that we will disseminate the core concept. Knowledge we will be able to give. But what NP is saying and why this need has come, that we need to give value to our kids. We are very very low, the kids lack of a sense of appreciation बहुत कम है, empathy, compassion, resilience, you know they cannot handle failures, they cannot handle tragedy. And the corona it has given us a crash course as to why, how important values are. क्योंकि आप, as I always say, कि आप बहुत बड़े टॉपर हो सकते हैं, ओरेटर हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, बट अगर आपके अंदर स्किल नहीं है कंपैशन का, अगर आपके अंदर स्किल नहीं है रिजिलियंस का, अगर आप बाउंस बैक नहीं कर सकते हैं एक फेलियर, एक हार्ट ब्रेक, एक ट्रेजेडी से, तो आपके सारे स्किल्स, आपके सारे नॉलेज को डिमॉन्स्ट्रेट करने का चांस ही आपको नहीं मिलेगा. So you need to be very very high on values also, and on some of the skills that we will talk about. क्या होता है, अगर जब हम लोग हाई ऑन वैल्यूज होते हैं ना, तो हम लोग हमेशा इन्फॉर्म्ड और प्रिंसिपल्ड डिसीजंस लेते हैं. हमें सही और गलत की बिल्कुल पता होती है कि अच्छा दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट. अब हम बच्चे को फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ाते तो हैं, बट फेस्टिवल्स पे क्या होता है कि ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, टैब मोबाइल लेकर के रूम में अच्छा कपड़ा पहन के बंद हो जाते हैं. उनको नहीं पता होता है कि कौन से रिलेटिव्स आए, उनको नहीं पता होता है कि क्या हुआ घर में. तो फेस्टिवल इज अ टाइम जहाँ पे हम पुरानी सारी बातों को भूल करके ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं. दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ अ चैप्टर ऑन फेस्टिवल. लेकिन अगर बच्चा टैब लेकर के रूम में ही बंद है, तो दैट वैल्यू विल नेवर बी इनकल्केटेड इन द चाइल्ड. क्लास में बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, 99% लाता है, बट घर में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तमीज से बात नहीं करता है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर रिसोर्सेस को रिस्पेक्ट नहीं करता है, पानी खुला छोड़ देता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ऑफ करता है, या फिर अगर कोई किसी को इफ द चाइल्ड सी समबडी फॉलिंग डाउन तो उसको हेल्प नहीं करता है, वर्ड्स की उसका रील्स बना लेता है. सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स वेरी वेरी माइन्यूटली. या फिर दूसरे के सक्सेस से जलता है. मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि अगर फ्रेंड फर्स्ट आ गया और आप सेकंड हो गए, तो
गुडविल या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती है बच्चे में, तो वी हैव टू टीच देम इट्स ओके, somebody else deserved it, next time do much more hard work, and it's okay to fail at times, and it's okay to give the other person a chance, because this is how the world is. तो इस तरीके के स्किल्स पे आपको जरूर, और टीचर के पास इतना पावर है कि वो हर एक लेसन से कोई ना कोई वैल्यू बच्चे को जरूर दे सकती है, ताकि बच्चा बड़े होकर एथिकल कंसिडरेशन जरूर करे, इन्फॉर्म डिसीजन जरूर बनाए, कोई भी कनिंग हो करके या कोई खराब डिसीजन नहीं ले जिसमें सिर्फ उसका फायदा हो, ज्यादातर लोगों का नुकसान हो. इफ दैट इज हैपनिंग, द चाइल्ड इज नॉट एजुकेटेड, एंड दैट चाइल्ड इज नॉट अ 21st century learner. So we as teachers, we have to see कि बच्चे के अंदर respect for elders, empathy, integrity, responsibility भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो बच्चे बिल्कुल नहीं, अगर क्लासरूम से जा रहे हैं तो दैट द चाइल्ड डजंट केयर कि क्लास की क्या एसी बंद है या पंखा बंद है या लाइट बंद है कि नहीं. तो हमें बच्चों को बताना है कि यू बिलोंग टू दिस प्लेस, दिस इज द प्लेस वेयर यू गेटिंग योर नॉलेज फॉर लाइफ, ये तुम्हारी लाइफ का पूरा बेस है और तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो. So you have to teach them, and when we teach them, children they learn, because ये अभी ऐसे स्टेज पर हैं जहाँ पे they are impressionable. So we need to know that हमें उनको बताना क्या है. So we have to make a lesson plan जहाँ पे हम बच्चों को जरूर उनका एक बिलीफ सिस्टम बनाएं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एथिकल हो. Okay? Now educational strategy. बहुत बार कुछ चैप्टर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनको आप कितना भी लेक्चर मेथड से बनाइए, ब्रेक नहीं होता है. So such lessons should be given project based. Project based में क्या होता है ना, एनालिसिस होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है. ये इसको समझने की कोशिश कीजिए. एनालिसिस एक बहुत बड़ा सा वर्ड है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि आप एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटे छोटे भाग में तोड़ देते हैं और छोटे छोटे भाग को समझने की कोशिश करते हैं. जब आप छोटे भाग को समझते हैं तो जो दूसरा छोटे भाग है उसका रिलेशनशिप आप समझने की, तो उससे क्या होता है, एक फिर स्मॉल बेबी स्टेप्स में एक बड़े कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझते हैं. तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए. आप उसके पहले कैरेक्टर्स के बारे में कीजिए, फिर आप उस क्रोनोलॉजी को कीजिए, फिर उसके बाद उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो जगह है उसको एक साथ मेंशन कीजिए, एंड देन यू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप. इट विल टेक टाइम, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टेक्स टाइम, बट क्या है, लेसन फॉर लाइफ आपको बच्चे को याद हो जाएगा. गेमिफिकेशन बाय नो मींस मीन कि आप बच्चे के हाथ में फोन देने वाले हैं, नहीं. गेमिफिकेशन मतलब कि कोई भी चैप्टर है, आप उसको क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए और उसको आप थोड़ा सा कंपटीशन गेम टाइप का बना दीजिए. बच्चे को गेम खेलने में बहुत मजा आता है, और आजकल बहुत सारे एप्स हैं जहाँ पे चीजों को, टफ चीजों को गेम्स के थ्रू कराना है. आपको उतना भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप रोल प्ले करा दीजिए गेम के फॉर्म में. आपने सबको अलग अलग दे दिया. अगर आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो ग्रुप को लोकसभा और राज्यसभा में बता दिया, राज्यसभा की ड्यूटी और राइट्स जो है इधर के लोगों को याद करा दिया, उधर के लोगों को उसको याद करा दिया. देन यू से कि किसने कितने पॉइंट्स बोले. यू जस्ट हैव टू अप्लाई, बी अ लिटिल क्रिएटिव एंड इनोवेटिव. तो क्या होता है कि बच्चा, गेमिफिकेशन जब आता है तो हमारे माइंड में क्या होता है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि डोपामीन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है कंपटीशन जब होता है, एंड व्हेन यू विन, जब आप रिवॉर्ड आपको मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है. तो यू लुक फॉरवर्ड टू सच काइंड ऑफ लर्निंग. तो आप बिल्कुल ऐसी लर्निंग जरूर करें. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहाँ पे बच्चा इंक्वायर कर रहा है, एक के बाद एक कर रहा है, यूट्यूब वीडियोस देख रहा है, नेशनल ज्योग्राफिक देख रहा है, और आप उसको करेक्ट लिंक्स दे रहे हैं या करेक्ट आर्टिकल्स दे रहे हैं, और वो इंक्वायरी के जरिए पढ़ रहा है, जिज्ञासा को बुझाने के लिए पढ़ रहा है. तो वो है कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे आपने एक टास्क दो 4 लोगों को दे दिया, वो मिल करके वो काम कर रहे हैं. तो क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग होती है, पीयर लर्निंग होती है. आप बिल्कुल ये आजमा सकते हैं. फ्लिप क्लासरूम हमने एन फ्रैंक एग्जाम्पल दिया, आपने पहले ही पढ़ने को या देखने को दे दिया, जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब आपने उसके ऊपर अपना लेक्चर लिया. तो क्या होगा, बच्चे के पास एक बेस होगा कि ओके दिस इज व्हाट इट इज. एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टेक देम टू एक्सपीरियंशियल. बहुत बार लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं कि हमेशा बाहर ले जाना, नहीं. कोई भी चीज जो आप छू के कर पा रहे हैं, जो देख करके कर पा रहे हैं, अपने महसूस करके कर पा रहे हैं, वो आपके हाथ में है, यू नो हाउ टू डू इट. That is experiential learning. And problem solving. Problem solving is a very important sensory skills. It's very easy to create problem and more of problems. But problem solving के लिए you need to be collaborative, you need to be communicative. तो problem solving जरूर approach अपने क्लास में निकाले, जहाँ पे आप बच्चों को complex situations दें कि तुम इससे बाहर निकलोगे. Okay. Plethora of information is on YouTube on problem solving projects. Do give them. जहाँ पे बच्चे collaboration सीखेंगे. आजकल के बच्चे ना नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पसंद करते उनको देखना नहीं चाहते. बट लाइफ इज नॉट लाइक दैट. मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू
collaborate with people and situations which we do not like. तो ये स्किल अगर बचपन में ही पता चल जाए कि you have to collaborate with things and situations which you do not like, they will, it will be easy for them in the future. So do give them problems and do find out what solutions they have and always guide them to the correct track. Now this is again important because learning activities to be conducted. आपने learning objective set कर दिया, आपने previous knowledge कर लिया, value objective कर दिया, लेकिन आपने इतनी सारी जो चीजें अपने lesson plan में की हैं वो अटेन कैसे होंगी, उसको आप एसेस कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक एक्टिविटी तो जरूर करनी होगी जहां पे आप देखेंगे कि अच्छा हमने जो जो चीजें डाली थी वो अब अटेन हो रही हैं. तो वो कैसे होती है, आप कोई एक्टिविटी कराते हैं. एक्टिविटी को कंप्लीटली इन सिंक होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया. भी आप एक्टिविटी करते हैं, आप क्विज लेते हैं, आप क्लास टेस्ट लेते हैं, वो देखना है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया था उसी से रिलेटेड हो. ऐसा नहीं कि आपने ऑब्जेक्टिव कुछ और सेट किया और एक्टिविटी कुछ और सेट कर दी. बहुत बार क्या होता है कि बच्चा थ्योरी नहीं समझ पाता है, आप जो उसको समझा रहे हैं, बट वो एक्टिविटी में वो चीज को कर लेता है. Then the child thinks, अच्छा this is what ma'am or sir was trying to teach me. Many kids, they are very good in theory, but they get stuck in the activity. So that combination is very good. In the activity, you know, everything will be clear. The competency will be very, very, you know, crystallized. कि अच्छा ये competency मेरे बच्चे की है. इस लर्निंग एक्टिविटी में जरूर देखिएगा कि आपका बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हुआ है नॉलेज का, और जो स्किल हमने एक चाहा था कि अटेन हो वो बिल्कुल आ गया हो. इस एक्टिविटी को ऐसे डिजाइन कीजिएगा नॉलेज भी दिखे. और नॉलेज को देखना बहुत मुश्किल बात नहीं, क्योंकि आप उस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे. जो भी आप लोअर ऑर्डर पे देख रहे हैं या हायर ऑर्डर पे ले जा रहे हैं, वो दैट इज अप टू यू. वो स्किल का हिसाब से एक क्वेश्चन जरूर दीजिएगा. जो स्किल आपने अटेन करने की कोशिश की है वो एंड वैल्यू जो आपने अटेन करने की कोशिश की है वो जरूर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आजमाने के लिए दीजिएगा, सो दैट यू नो दैट यू आर अ सक्सेसफुल 21st century pedagogue. Now, things that you have to, I'm really grateful for people writing so nicely in the chat box. Thank you so much. So, points to be kept in mind while carving learning activity. Again, I would always say don't get very ambitious. बिल्कुल appropriate time दीजिए ना. बहुत ज्यादा लंबी एक्टिविटी दीजिए ना, बहुत छोटी एक्टिविटी दीजिए. appropriate time आप दीजिए. और एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन, बिकॉज मेनी किड्स दे डू गेट स्टक इन एक्टिविटीज. वो बहुत सारे सवाल पूछते हैं. एज टीचर्स वी नाउ नो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं जहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं. तो एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन का टाइम जरूर दीजिए. थ्योरी के टाइम पर आपके फ्लो को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, बट एक्टिविटी के टाइम पे आप जरूर बताएं कि दिस इज हाउ इट इज, सी दिस इज हाउ विल डू. तो आप उनको एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन जरूर दें, क्योंकि एक्टिविटी के टाइम पे एक्सप्लेनेशन से क्या होता है वो हैंड्स ऑन सीख जाते हैं. आइडेंटिफाई स्ट्रैटेजीज टू चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग. आप जरूर देखें कि कोर कॉन्सेप्ट बहुत बार बच्चे लिख लेते हैं देख के, लेकिन आप जरूर स्ट्रैटेजी को ऐसे देख जरूर करें कि बच्चे को जो हम एक्सपेक्टेड मेरा ऑब्जेक्टिव था वो अटेन हुआ है कि नहीं. तो जरूर एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, सो दैट डिजायर्ड रिजल्ट आए. नाउ this you must be hearing a lot of times. NEP का बहुत प्रेशर है कि मेकिंग क्लासरूम टीचिंग इंटरडिसिप्लिनरी. सो इंटरडिसिप्लिनरी का बहुत सिग्निफिकेंस, ये हम लोगों को थोड़ा सा लगता है अजीब सा, बट इसका सिग्निफिकेंस है. जब हम लोग क्या होता था कि हर चीज को अलग अलग करके चीजों को बताया गया, बिल्कुल सब में क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन है. लेकिन लाइफ टेस्ट है ना, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं. तो ये इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है कि रियल वर्ल्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में इजी होता है. अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक हिस्ट्री का चैप्टर लेते हैं, मान लीजिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ही ओनली आई से इफ यू टेक, तो आप देखें कि अब उसमें करना क्या, हाउ फीजिबल दिस इज. जस्ट सी, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन का लिया तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसमें जो लिख रहा है, तो आप उस पिक्चर का एक रूप दे सकते हैं जहां पे बच्चे के आप लिटरेरी स्किल्स को देखते हैं कि बच्चे ने कैरेक्टर स्केच जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स का कैसे ड्रॉ किया है. क्योंकि चैप्टर जो है वो हिस्ट्री का है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो हिस्ट्री का कोर कॉन्सेप्ट उसका कैसा है. प्लस यू आस्क हिम टू मेक अ पीपीटी ऑन इट. तो आपने उसकी तीसरी चीज क्या जज कर ली, डिजिटल टूल उसका यूज करने का क्षमता क्या है. तो इसका हो गया, आपने हिस्ट्री भी देख लिया, आपने उसका लिटरेचर भी देख लिया, आपने उसकी डिजिटल कॉम्पिटेंसी भी देख ली. यही है इंटरडिसिप्लिनरी. और लाइफ में अगर आप देखेंगे आज के दौर में हम लोग कोई भी कंपार्टमेंटलाइज करके नहीं देख रहे. हम लोग कंप्यूटर को या आईटी अलग करके नहीं देखते. ये पीपीटी में हर चीज है. यू नो, आई एम डिजिटली ऑल्सो यूजिंग इट. हम इसमें साइंस के ऊपर भी बात करें, देयर इज नो कंपार्टमेंटलाइजेशन. तो रियल लाइफ में देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन. यू हैव टू यूज एवरीथिंग व्हेन यू आर वर्किंग.
तो उसकी तैयारी जो है ना वो बचपन में ही करा देनी है। तो it appears to be a little intimidating but it is actually very simple, और ये बच्चे के होराइजन को बहुत ज्यादा ब्राइट करेगा जब हम उसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाएंगे। वो डिमार्केशन से क्या होता है, बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने आप को कॉम्पैक्ट करके सोच, तो यू हैव टू गिव देम द लिबर्टी दैट विल कम टू द सिस्टम सून, but this is one again a very important point of the new education policy. Now this NEP का बहुत ज्यादा emphasis है assess पे. I'm again very thankful to everybody who works, really thankful. So assessment और evaluation के बीच का difference जरूर समझिएगा। हमारे जमाने में क्या हुआ करता था, evaluation हुआ करता था। If a child is scoring C अगर आ गया तो एक वर्डिक्ट टीचर दे देते थे, दिस चाइल्ड इज गुड फॉर नथिंग, ही इज अ लॉस्ट केस और शी इज अ लॉस्ट केस। ये एक वर्डिक्ट देती, ये वर्डिक्ट अपने आप में एक इवैल्यूएशन है कि आपको इसके ऊपर अब काम नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड विल मेक इट मोर क्लियर। जब हम लोग कोई, अगेन आई एम गिविंग अ वेरी रिलेटेड एग्जांपल, हम लोग जब घर में कोई फ्लावर या फूल लगाने की कोशिश करते हैं और वो फूल खिलता नहीं है, तो हम लोग उसको कभी हम लोग उसको धूप में डालते हैं, बिकॉज हमारा अल्टीमेट एजेंडा क्या है कि वो फूल उग जाए। ये नहीं करते कि फूल उखाड़ के फेंक देते हैं। तो हमें स्टूडेंट को उखाड़ के फेंक नहीं देना है, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें बच्चा सी से बी पर आए, बी से ए पर आए। सो दैट इज असेसमेंट। सो एनी टॉकिंग अबाउट असेसिंग कि बच्चा अगर विजुअली नहीं समझ पा रहा है तो उसको ऑडिटरी से ट्राई करते हैं, ऑडिटरी से नहीं समझता है तो रोल प्ले शायद करा, रोल प्ले में तुरंत समझ जाएगा। और हर बच्चे में अपना यूनिक पोटेंशियल होती है। क्यों ऐसा होता है कि एनुअल फंक्शन अपने स्कूल का होता है तो बच्चा जो बहुत चुप रहता है क्लास में वो अचानक से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसकी रुचि कहीं और है, उसको किसी और तरीके से अपनी चीज समझ में आती है। तो हमें हर चीज को अपनानी है, क्योंकि ब्राइट स्टूडेंट्स जो हैं दे आर टेकिंग लेस ऑफ अ टाइम, दैट इज ट्रू। सो सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू कोप अप दे विल मोर ऑफ अ टाइम। तो हमें वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीबीपीज आती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी फॉर टीचर्स। दिस इज द करेक्ट थिंग टू डू कि बच्चे को अगर एक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ऑल्टरनेट तरीके से जरूर बताएंगे। हमको लगता है हम जो तरीका बता रहे हैं उसे सबको, दैट डजंट हैपन। वी हैव अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, बिकॉज इट्स अ चाइल्ड्स, बच्चे को समझ में आना चाहिए। ओके, सो असेसमेंट के ऊपर खास इंपॉर्टेंस है कि आप बच्चे को सी से बी पे लाएं, बी से ए पर लाएं। अगर सी पे है बच्चा तो प्लीज वर्डिक्ट ना दे दें कि दैट यू आर गुड फॉर नथिंग। लाइक इन द फोटो यू कैन सी कि यहाँ पे एक आदमी प्लांट में पानी पटाकर उसको ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा इंसान जो लिख रहा है टू शॉर्ट एंड नॉट अलाउ, उसने वर्डिक्ट दे दिया। सो वी डोंट हैव टू गिव देम अ वर्डिक्ट। नाउ वेज टू असेस, आप कैसे असेस करते हैं? जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है एसेस करने का वो बॉडी लैंग्वेज ही है। जब आपके क्लास में आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया तो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज में ही अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपकी बात वो देखेंगे कि अच्छा बच्चे को समझ में आ गया, दे विल कम अप विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको लगेगा कि अच्छा यू हैव अटेन्ड व्हाट यू वांटेड टू अटेन। दूसरा है क्विज, आप ले लें 5-10 मिनट का, क्वेश्चन आप लिख के ले जाएं, उस क्वेश्चन से आपको आंसर से मिल जाएगा। जिन बच्चों को नहीं भी समझ आया है वो अपने peers के आंसर से दे विल अंडरस्टैंड ओके दिस इज द करेक्ट आंसर। तो क्विज यू कैन टेक, यू कैन टेस्ट, जो कि बहुत बार चैप्टर के एंड के ऊपर एक टेस्ट लिया जाता है। क्लास डिस्कशन, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट आप करा दीजिए, जैसे कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल के ऊपर एग्जांपल दिए, या आप एक वर्कशीट दे दीजिए कि वर्कशीट से आपको ऐसे करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि व्हाटएवर यू हैव टॉट, और वो बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एज एप्रोप्रिएट, नॉट बी एम्बिशियस, इट शुड बी स्मार्ट, specific, specific, measurable, attainable, realistic and time bound. Okay, now this reflection, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा रिफ्लेक्शन का, जो कि लेसन प्लान में इसमें होता क्या है, लेट्स सी। रिफ्लेक्शन की एक फोटो यहाँ पे लगी हुई है, वो जरूर देखिएगा। जब हम लेसन प्लान हमेशा जैसा हमने सेट किया है वैसा अटेन होगा नहीं होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो कभी आपने जो क्लास में आप सोच के जा रहे हैं, द किड्स दे टेक यू समवेयर एल्स, कुछ ऐसी बात छेड़ देंगे, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी क्लास में कि आप डिसवेड हो जाएंगे अपने टॉपिक से। सो रिफ्लेक्शन इज अ टाइम, क्लास के बाद देखते हैं कि ऑफ द लेसन टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। आपने सोचा था कि जो पॉइंट है कि बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा, बट वो कुछ ज्यादा ले गया टाइम।
तो आप जरूर ये लिखें कि क्यों ये टाइम इसने ज्यादा लिया, ऐसी क्या क्या चीजें इसमें हुई, माइंड में भी बना सकते हैं. मेनी पीपल दे राइट सो दैट you have why did it take long and why were you expecting it to take less time. Okay, the next is, was there a portion that student asked for a lot of help with. ये जहां बच्चे कुछ ऐसी चीजें जो कि हम प्री कंसीव नोशन के साथ अपने नॉलेज के साथ जाते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे को भी पता होगा, बट आप देखते हैं एक पॉइंट पे बच्चा बहुत ज्यादा सवाल कर रहा है, तो आप जरूर उस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करें और कुछ ऐसी चीजें उसमें इजी करने के लिए डाल दें, कुछ ऐसा और तड़का डाल दें, कुछ एडिड उसमें और डाल दें कि बच्चे जहां पे ज्यादा हेल्प मांग रहे हैं ना उनको इतनी ज्यादा हेल्प मिल जाए कि वो अगेन कभी स्टक ना हो उस जगह पे. कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस दिखा दें या कुछ एक्स्ट्रा उनको स्टोरीज बता दें, कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल उनको पढ़वा दें या न्यूज़पेपर कटिंग दिखा दें, चलो तो कोई ऐसी चीज उनको बता दें जिससे उनका ये जो जहां पे उनको प्रॉब्लम हो रही है, जहां बहुत बार वो हेल्प मांग रहे हैं, वो उनके लिए हमेशा के लिए डिकोड हो जाए. एज टीचर्स वी नो कि दिस इज अ प्रॉब्लम एरिया फॉर माई चाइल्ड और यहाँ पे ये जाके फ्यूचर में भी ये फंस सकता है, तो उसको सिंप्लीफाई करना आपकी ड्यूटी है आफ्टर अ लेसन प्लान. कुछ जगह आपको लगता है कि ये बच्चा बहुत टाइम लेने वाला है, बट ब्रीज थ्रू कर जाते हैं बच्चे, वो बहुत इजीली उनको समझ में आ जाता है. दैट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन. वर स्टूडेंट्स एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड इन द लेसन. सबसे इंपॉर्टेंट है कि थ्रू आउट जब हमने लेसन लिया तो क्या बच्चा एंगेज था, इंटरेस्टेड था, कि आप वो डिस्ट्रैक्टेड था. अगर बच्चा डिस्ट्रैक्टेड था, यू वर नॉट एबल टू कीप द चाइल्ड ग्लूड टू योरसेल्फ, तो व्हाट एल्स कैन यू डू कि बच्चा एंगेज रहे, तो क्या होगा, आपके लिए डिजायर्ड रिजल्ट्स वो निकाल के लाएगा और इंटरेस्टेड है. लास्ट पॉइंट पे आने के पहले, जैसे कि एक सोलर सिस्टम के ऊपर एक टीचर पढ़ा रही थी और अचानक बच्चे ने पूछा उन कि व्हाई वाज प्लूटो ड्रॉप्ड आउट एज अ प्लैनेट. तो ऑब्वियसली बच्चा, तो आप सोचिए कि विस्टा कितना ब्रॉडन है कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा है. तो whenever you are teaching a chapter, because I said कि टीचर्स आज सिर्फ एक सोर्स नहीं है नॉलेज का, बहुत ज्यादा सोर्सेज है, तो हमें कुछ नॉलेज और बच्चों के जो होराइजन ऑफ विस्टा है उसके हिसाब से थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ती है. तो रिफ्लेक्शन इज अ टाइम जब आपको लगता है कि हमें ये देख के जाना चाहिए था या नेक्स्ट टाइम हमें ये करना चाहिए. तो रिफ्लेक्शन है कि जो भी चीज घटी बढ़ी बुरी हुई वो उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, सो दैट व्हेन वी नेक्स्ट टाइम ड्राफ्ट अ लेसन प्लान इट्स अ सक्सेस, इट्स अ बैंग ऑन, एंड हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो बिल्कुल सामने आए. तो रिफ्लेक्शन अगर हम नहीं करते हैं तो हो सकता है वो रिपीट करते चले जाएं. तो रिफ्लेक्शन last point which is very important is what the objectives met by most of the students. जो आपने क्लास के पहले ऑब्जेक्टिव अटेंड किया था, जैसे कि हमने अटेंड किया लेसन प्लान फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स, तो by your chat box I can understand कि objective has been met. So ऐसे ही आपको भी देखना है कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो अटेन हुआ है कि नहीं. अगर अटेन हो गया है, यू हैव बीन सक्सेसफुल इन ड्राफ्टिंग द लेसन प्लान, और नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम व्हाट ऑल विल यू डू, दैट विल कम इन रिफ्लेक्शन. थैंक यू सो मच for here being with me. I'll take you leave and I promise you that I'll give you the lesson plan in my next. Thank you so much.